हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 के रिवीजन सिलेबस में हम रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस रिवीजन में हमने इस लेक्चर से पहले 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिनके आंसर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं और मैंने आपको फेयर नोटबुक में करने के लिए वर्क भी दिया है, तो आप सभी ने किया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा। तो 35 क्वेश्चन कुल मिलाकर हो गए हैं इस चैप्टर के। अगर तो ये समझ लीजिए कि मोस्टली टॉपिक्स तो कवर हो ही गए हैं। तो इन 35 के बाद और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लिखेंगे और उसके बाद हम रिविजन स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का। इसमें लिखा हुआ है सेल एंड टिश्यू। तो अभी तो जो सेल का पिछले 2 वीडियो से कंटिन्यू था वही आगे बढ़ेगा, उसके बाद हम टिश्यू चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, विच सेल ऑर्गेनेल हेल्प इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हमने एक डेफिनेशन लिखी है। मेम्ब्रेन होती है एक लेयर कवरिंग, ठीक है, और बायोजेनेसिस का मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस से कोई चीज का फॉर्मेशन करना। बायोजेनेसिस मतलब बनाना, नई चीज बनाना। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में यहाँ पर पूछा है विच सेल ऑर्गेनेल हेल्प इन दिस प्रोसेस। कौन सा सेल ऑर्गेनेल इस प्रोसेस में हेल्प करता है। तो जब सेल मेम्ब्रेन के बनने की बात हो रही है तो आप ये पता करें कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन, 2 मेन चीजों की बनी हुई होती है। ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन हमारी सेल में कहाँ पर बनती है, वही सेल ऑर्गेनेल इस प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो लिपिड और प्रोटीन हमारी सेल में ER पर बनती है, जिसमें से रफ ER पर प्रोटीन और स्मूथ ER पर लिपिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है वो हो गया ER। ओके, तो आंसर लिखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखें, द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ब्रैकेट में लिख दीजिए RER एंड SER, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। थर्ड पॉइंट लिखें, दिस इज बिकॉज RER प्रोड्यूसेज प्रोटीन and SER produces lipid और fat। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ओके, तो ये आंसर क्लियर हो गया होगा। सेल मेम्ब्रेन के बनने को तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व जो सेल ऑर्गेनेल है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं। पहला। सेकेंड क्वेश्चन अब आप ध्यान से देखें पहले, व्हाट इज मीन्ड बाय मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। एक्सप्लेन हाउ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक्सप्लेन कीजिए कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के थ्रू किस तरह से होता है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे आप, the process of transport of substances across the membrane, ब्रैकेट में लिखेंगे inside और outside the cell, ब्रैकेट क्लोज, is called membrane transport। पहला पॉइंट हो गया। मतलब क्या है इस पॉइंट का, कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी सब्सटेंस का सेल के अंदर या सेल के बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होने के प्रोसेस को ही मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अंदर जाए या फिर बाहर की तरफ है। उसके बाद एक्सप्लेन how active and passive
ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई सब्सटेंस का सेल में एंटर होना या सेल से एग्जिट होना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और यहाँ पर पूछा है कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव, जिसमें आप डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिख चुके हैं, अगला पॉइंट लिखें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप। लेफ्ट में लिखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट और राइट में लिखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव का मतलब है एनर्जी यूज करके और पैसिव का मतलब है बिना एनर्जी यूज हुए। तो पैसिव वाले में पहला पॉइंट लिखें अकर विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, और एक्टिव में लिखें अकर विद यूज ऑफ एनर्जी। सेकेंड डिफरेंस लिखें सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसमें लिखें एक्टिव में सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तीसरा पॉइंट पैसिव ट्रांसपोर्ट में लिखें अकर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट, सॉरी ये तो लिख चुके हैं, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। थर्ड लिखें फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड गैसेज, और एक्टिव में एग्जाम्पल लिखें ट्रांसपोर्ट ऑफ सम आयन। ठीक है, तीन डिफरेंसेज हो गए एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, मेंशन कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट विच फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सेल वॉल। पहले पार्ट में तो ये पूछा गया है कि बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई सेल में सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, नहीं सॉरी सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है। और दूसरे पार्ट में पूछा है कि सेल वॉल कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि एनिमल सेल में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन, PEPTIDOGLYCAN पेप्टिडोग्लाइकेन। फंजाई की सेल वॉल काइटिन, CHITIN। एंड प्लांट की सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, फुल स्टॉप। अगले पॉइंट में लिखें बैक्टीरिया, फिर एरो लगाएं पेप्टिडोग्लाइकेन, PEPTIDOGLYCAN। अगली लाइन में लिखेंगे फंजाई, काइटिन, CHITIN। अगली लाइन में लिखेंगे प्लांट, एरो लगा के लिखें सेल्यूलोज, CELLULOSE सेल्यूलोज। ठीक है, उसके बाद लाइन चेंज करके लिखें सेल वॉल परफॉर्म्स फॉलोइंग डिफरेंट फंक्शंस। फर्स्ट, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड हार्डनेस टू द सेल। सेकेंड, प्रोटेक्शन ऑफ सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। थर्ड, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। तीन फंक्शंस हो गए सेल वॉल के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है 33 के बाद 34, हाउ आर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द लाइसोसोम्स इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से देखें कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं। पहले तो आप सुन लीजिए, आप फंक्शंस याद कीजिए कि ER का गोल्गी बॉडी का क्या था।
अगर आप फंक्शन से याद करेंगे तो आपको याद होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेन दो फंक्शन लिपिड सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस था। ठीक है, अब ये लिपिड और प्रोटीन्स जो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, उनकी पैकेजिंग कहाँ होगी? गोल्गी बॉडी में। उनमें केमिकल मॉडिफिकेशन कहाँ होगा? गोल्गी बॉडी में। उनका ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल्स की फॉर्म में कौन करेगा? गोल्गी बॉडी करेगी। इसका मतलब इन दोनों का फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी का तो हो गया। लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या काम है? तो आप इस तरह से समझें कि लाइसोसोम के अंदर होते हैं एंजाइम्स। उन एंजाइम्स का फंक्शन होता है ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड। फूड में जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनका ब्रेक डाउन करना, यही फंक्शन है लाइसोसोम का। इसका मतलब जो एंजाइम्स लाइसोसोम में हैं ये सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन नेचर के होते हैं, इसका मतलब प्रोटीन के बने होते हैं। और ये प्रोटीन बनती कहाँ है? RER पर। और लाइसोसोम बनते कहाँ हैं? गोल्गी बॉडी से। इसका मतलब RER से कोई प्रोटीन बनेगी, गोल्गी बॉडी में जाकर वेसिकल्स में पैक होगी और फिर वो वेसिकल्स लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से इन तीनों सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। तो आंसर में लिखें, फंक्शंस ऑफ ऑल दीज थ्री सेल ऑर्गेनेल्स आर इंटर रिलेटेड बिकॉज, इसमें ए लिखें अगले लाइन में, ER forms proteins and lipids which are packaged and transported by Golgi bodies। सेकेंड पॉइंट लिखें, some protein enzymes formed in, enzyme की स्पेलिंग ENZYMES, some proteins or enzymes formed in RER are packed into vesicles by Golgi body, by Golgi body। थर्ड पॉइंट लिखें, गोल्गी बॉडीज फॉर्म लाइसोसोम्स विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन इंटर रिलेटेड होता है। उसके बाद लास्ट है एक्सपेंड, DNA, RNA, PPLO, ATP एंड VGA। तो इन सभी की फुल फॉर्म हम लिख चुके हैं पहले भी, ये कंप्लीट हो गए। RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। PPLO माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम था, जो स्मॉलेस्ट सेल है इस अर्थ पर। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इनको बोलते हैं PPLO को। ठीक है, और ATP कॉमनली इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है ये एनर्जी करेंसी,
और रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है। तो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, commonly called energy currency of the cell। BGA क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि एल्गी नहीं है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, इनको साइनोबैक्टीरिया भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म के साथ ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैं कुछ और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर उनको हम एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1। ओके, क्वेश्चन है व्हाट आर प्लास्टिड, हाउ आर क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट फ्रॉम ल्यूकोप्लास्ट इन फंक्शन। प्लास्टिड क्या होते हैं? ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और सेमी ऑटोनोमस भी होते हैं। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये है कि इनके अंदर खुद का DNA और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। ठीक है, तो आप पहले पार्ट का आंसर तो क्या होगा कि ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट डबल मेम्ब्रेन वाले सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट से अलग क्यों है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर वाले प्लास्टिड्स हैं जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड हैं जो फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। ठीक है, आंसर लिखें। Plastids are double membranous cell organelles occurring in plant cells only. Full stop. Next point. These are largest cell organelles of plant cells. लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ प्लांट सेल्स, ब्रैकेट में लिखें आफ्टर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ब्रैकेट क्लोज, एंड आर सेमी ऑटोनोमस, एंड आर सेमी ऑटोनोमस। इसके भी ब्रैकेट में लिख दीजिए दे कंटेन देयर ओन DNA and ribosome. They contain their own DNA and ribosome. ठीक है, आगे अगला पॉइंट लिखें क्लोरोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक food, while leucoplasts are involved in storage of food. Storage of food. Okay? Complete. Next.
नेम 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड मेंशन देयर फंक्शन। मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ल्यूकोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। तो 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट कौन कौन से होते हैं? इलेयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। इलेयोप्लास्ट जो लिपिड या ऑयल को स्टोर करें, एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करें, और एमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करें। तो 3 टाइप के प्लास्टिक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो लिखेंगे 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट आर इलेयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड एमाइलोप्लास्ट विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फिर नीचे लाइन में लिखें इलेयोप्लास्ट, एरो लगाकर लिखें स्टोरेज ऑफ ऑयल्स और फैट। अगली लाइन में एल्यूरोप्लास्ट, फिर एरो लगा के लिखें स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट लाइन में एमाइलोप्लास्ट, फिर एरो लगाकर लिखें स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तीनों टाइप के हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ plant cell which occupies 70 to 90% of cell volume। Mention its function। 70 से 90% तक के सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने वाला प्लांट सेल का कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? एक वर्ड में आंसर आएगा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, और इसके फंक्शन क्या क्या है? तो मेन फंक्शन में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के लिए क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर वॉल्यूम को मेंटेन करता है, वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। मतलब ये कि अगर सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत कम वाटर है, मतलब बिल्कुल कंसंट्रेटेड एक सॉल्यूशन में वो सेल रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है सेल के साइटोप्लाज्म का पानी बाहर चला जाएगा। ठीक है, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में पानी की कमी आ जाएगी, तो वो पानी की कमी को पूरा कौन करेगी? वैक्यूल करेगी। वो वैक्यूल अपना पानी सेल के साइटोप्लाज्म में डाल देगी। ठीक है, इसका उल्टा अगर प्रोसेस हो, मतलब सेल को इस तरह के सॉल्यूशन में रखा गया है कि बाहर बिल्कुल डाइल्यूटेड वाटर है, तो वो वाटर ऑब्वियसली अंदर की तरफ आएगा और सेल के साइटोप्लाज्म को बिल्कुल पतला कर देगा। तो साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए उस साइटोप्लाज्म में से वाटर ये वैक्यूल खुद खींच लेगी और खुद साइज में इंक्रीज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि सेल के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का। ठीक है, उसके अलावा जो वाटर और डिजोल्व्ड सब्सटेंसेज है उनको स्टोर करती है और सेल के वेस्ट को भी स्टोर करती है, इसलिए कॉमनली इसको डस्टबिन ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखिए। आंसर में लिख दिया था लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अगले में लिखें फंक्शंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल आर। फर्स्ट लिखें maintains water balance in the cell। सेकेंड लिखें stores water and other dissolved substances into the cell। थर्ड लिखें
स्टोर्स वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन इन द सेल। ठीक है, ये 3 फंक्शन हो गए। गिव रीजन फॉर दी फॉलोइंग, इनके लिए रीजन बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस, क्लोरोप्लास्ट इज किचन, गोल्गी बॉडी इज ट्रैफिक पॉलिस, न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल। इनके कारण बताने, इनके रीजन बताने कि इनके ये कॉमन नेम क्यों है। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है, सीधा आंसर आप लिखें। आंसर फर्स्ट में लिखें, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेज एनर्जी इन सेल बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रैकेट में लिख दीजिए इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अगला लिखें, क्लोरोप्लास्ट इज किचन ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूसेज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। थर्ड पॉइंट लिखें, गोल्गी बॉडी इज ट्रैफिक पॉलिस ऑफ द सेल बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंसेस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विदिन द सेल। न्यूक्लियस इज ब्रेन। फोर्थ लिखें, न्यूक्लियस इज ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, इसका लास्ट है क्वेश्चन सेल चैप्टर का, उसके बाद हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा है व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल एंड प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, जिस सेल में सेंट्रियोल होते हैं उसमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होते, जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं उसमें सेंट्रियोल नहीं होते। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, सेंट्रियोल अकर्स इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और अगले पॉइंट में लिखें, प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस अकरिंग इन प्लांट सेल्स एंड हेल्प इन exchange of substances between neighboring plant cells। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ तक के 40 क्वेश्चंस अपने चैप्टर में हमने कर लिए हैं। इन चैप्टर के 40 क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लेंगे, इसका मतलब आपका पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया। रिवीजन के लिए ये सारे क्वेश्चन जो लिखे हैं, इन सबके आंसर्स ये मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताए हैं, तो सभी की पेयर नोटबुक में ये होने चाहिए और लर्निंग भी अच्छे से करें ताकि आपका ये चैप्टर फिनिश हो रिवीजन के एस्पेक्ट में। और हम अगले वीडियो से अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टिश्यू से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उनके आंसर समझेंगे और लिखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।